नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके सत्र 55 का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ जानकारियों में प्रवेश करने के लिए कुछ विषय ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है कि इसका कोई लाभ ना हो, लेकिन आपने कहा था कि हम अर्थात यानी कि रा को पिरामिड जैसी आकृतियों से सहायता मिली थी, ताकि हम आपके लोगों की सहायता इस आकृति से कर सकें, जैसे कि पिरामिड। इन आकृतियों का उल्लेख कई बार किया गया है और आपने यह भी कहा है कि आकृतियों का स्वयं बहुत अधिक महत्व नहीं है। मुझे इन आकृतियों और उन ऊर्जाओं के बीच संबंध दिखाई देता है जिनका हम शरीर के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, और मैं यह देखने के लिए कि क्या मुझे इस समझ में प्रवेश मिल सकता है, यानी कि क्या मैं इसे समझ सकता हूँ, मैं पिरामिड पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने कहा आपको वो बिंदु मिलेगा जहाँ त्रिकोण एक दूसरे को काटते हैं, जो कि चारों किनारों के पहले स्तर पर हैं, और इन बिंदुओं को जोड़ने पर उस स्तर पर एक हीरे की आकृति बनती है जो क्षैतिज या आड़ा हॉरिजॉन्टल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदन या आपस में काटना इंटरसेक्शन शब्द से आपका क्या मतलब है? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ना पिरामिड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि अगर वो पिरामिड के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करें तो क्या उन वो समझ सकते हैं कि उसकी बेसिकली जिस तरीके की उसकी ज्योमेट्री है, जिस तरीके से वो बना है, तो उसको शायद वो थोड़ा सा समझ सकें। तो उन्होंने यहाँ पर जो सवाल किया, आपको याद होगा हमने शुरुआती दौर में ये वाला जो पिरामिड है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये मेन पिरामिड है गीज़ा का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था इसे यहाँ पे साइड से ऐसे ऐसे अगर आप काटोगे तो अंत में जाके जब आप इनको बीच में से काट के, मतलब टॉप से बॉटम और लेफ़्ट से राइट काटोगे, तो एक हीरे की जैसी शेप बनेगी टोटल मिला के। और इसके बीच में जो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर हीलर और क्या कहते हैं वो जो क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल करके हीलिंग होती थी। तो इसी के बारे में डॉन ने सवाल किया कि ये जो आपने यहाँ पर ये आकृति जो हमें बताई, इसमें ये जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो आपस में काट रहे हैं, ये बीच में ये वाला जो बीच का पॉइंट है, यार इसका क्या अर्थ है, वो बता सकते हैं हमें? तो राय इसका जवाब देते हैं, आपके गणित और अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक में व्यवस्था संबंधी विवरण की कमी है, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। अस्पष्ट होने का इरादा किए बिना हम कह सकते हैं कि आकृतियों का उद्देश्य इकाई के समय स्थान भागों के साथ काम करना है। इसलिए प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन का झुकाव दोनों यानी कि स्थान समय और समय स्थान में है, और इस प्रकार इसे दो प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन के द्वारा तीन आयामी यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में व्यक्त किया जाता है, जब इसे दोनों जगह यानी कि समय स्थान और स्थान समय में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक बिंदु बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने जवाब दिया है ना, रा ने कहा है कि देखो हीरे की आकृति जो है, तो ये जो हीरे की आकृति यहाँ पर जहाँ काट रही है ना, इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, तो ये हीरा केवल ऐसा नहीं है कि केवल इस तरीके की आकृति इसके अंदर बनेगी, मतलब केवल पिरामिड के अंदर बनेगी। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ऐसे काट के कुछ कर रखा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। ये वो है, इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब उसके अंदर दिखती नहीं है कि इस तरीके का कुछ है, लेकिन जिस तरीके से डिज़ाइन हुआ है ना, उसके अंदर ये इस तरीके की ज्योमेट्री बनाता है। लेकिन ये जो ज्योमेट्री है ना, ये उन्होंने बोला समय स्थान और स्थान समय,
दोनों जगह पर बनती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, यानी कि जितनी इसकी डायमेंशंस यानी जितनी इसकी कैलकुलेशंस इस तरीके से होंगी ना, जिस एंगल बने होंगे जो इसके अंदर, सेम एंगल्स आपके मतलब अदृश्यता में भी बने होंगे। तो ये सेंटर का ये जो पॉइंट है ना, इसको और वो जो अदृश्यता में बना होगा, अदृश्यता में वो किसी और घनत्वता में बना होगा जहाँ से ये उपचार चल रहा है, एक्चुअली में वहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से नहीं चल रहा है, लाइव यहाँ पर नहीं हो रही है, सारी कहानी हो रही है अदृश्यता में। लेकिन ये बीच वाला पॉइंट और उस अदृश्यता में भी बिल्कुल इस तरीके का एक हीरा बना होगा, उसका बीच का पॉइंट, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। और जब ये इंटरकनेक्ट होंगे तो ऊर्जाएं अदृश्यता से यहाँ दृश्यता में आनी शुरू होंगी। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैंने इस बिंदु की गणना की है जो कि वह त्रिकोण जो पिरामिड के किनारों को जोड़ने से बनता है उसकी ऊंचाई का छठा भाग है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं आपकी गणना काफ़ी हद तक सही है और हम आपके विवेक और समझदारी से काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पर जो डॉन ने दोस्तों सवाल किया ना, डॉन ने कहा ये जो पॉइंट है ना, ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेफ्ट, ऊपर से ये टॉप में और यहाँ से ये काट रहा है ना, कह रहे मैंने कैलकुलेट किया है, ये नीचे से अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना और इस पिरामिड को मतलब अलग अलग एक इक्वल लेवल पे काटना शुरू करूँ, मतलब ऐसे ऐसे लेफ्ट से राइट लाइन बनाऊँ, फिर से लेफ्ट से राइट लाइन बनाऊँ, एक इक्वल 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 लेवल पे लेके आऊँ ना, तो ये नीचे से ऊपर का छठा भाग होगा। यानी अगर आप नीचे से काउंट करना शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा ये ऊपर, मतलब 6 लेवल्स बनेंगे इस तरीके के। और अगर आपने पिरामिड की इमेजेस देखी हो, अंदर से अगर कंस्ट्रक्शन देखी हो ना, तो आपको इस तरीके के 6 लेवल्स भी मिलेंगे उसके अंदर। 6 तो केवल यहाँ तक हैं, बाकी इसके ऊपर भी जाएंगे। तो खैर रा इसका जवाब देते हैं, हाँ हम आपकी ये जो इंटेलिजेंस है ना, जिस तरीके से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लिए हम काफ़ी खुश हैं। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यह मुझे संकेत देता है कि गीज़ा के महान पिरामिड में रानी का कमरा, जैसा कि इसे कहा जाता है, वो कमरा शुरुआती क्रिया यानी इनिशिएशन के लिए होगा, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं फिर से आपने बाहरी ज्ञान में प्रवेश किया है, यानी कि आप एक के ज्ञान की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। रानी का कमरा हीलिंग के लिए उचित या उपयोगी नहीं था, क्योंकि हीलिंग के लिए ऊर्जा के उपयोग के लिए अधिक संयुक्त या एक साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था शामिल थी, बजाय कि ये व्यवस्था केंद्रित रहे, यानी कि यह मिलकर किए जाने वाला कार्य है। तो उन्होंने देखो दोस्तों सवाल किया कि मैं, डॉन ने सवाल किया यहाँ पे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रानी का कमरा था, यहाँ पर शायद इनिशिएशन होता होगा। इनिशिएशन का मतलब जो शुरुआती जैसे प्रक्रिया होती है ना, जैसे कि हम लोग हवन वगैरह भी करते हैं या अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें होती है, तो पहले शुरुआती दौर में हम लोग कुछ शुरू करते हैं, तो जब शुरू करते हैं ना उस पार्ट को कहते हैं इनिशिएशन। और ये इनिशिएशन का पार्ट उन्होंने पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर उस व्यक्ति को उस अवस्था के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे वो ऐसा हो गया वो जैसे वो मर गया है, बिल्कुल इस तरीके का होता था वहाँ पे। और वो पूरा ध्यान अवस्था में उसे बेसिकली एक तरीके के ट्रांस के अंदर लेके जाया जाता था, जहाँ पर अब उसकी चेतना जो है ना, जो उसकी बॉडी है, जो अंदर की जो सोल है, वो निकल के बाहर आ गई। सोल कह लो या स्पिरिट कह लो, निकल के बाहर आ रही है और उसका जो शरीर है ना बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि इससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो रानी का कमरा है ना, वहाँ पे शायद इनिशिएशन किया जाता होगा। अब दोस्तों हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि रानी का कमरा कहाँ है, क्योंकि हमने पिरामिड से रिलेटेड ज़्यादा जानकारियों के अंदर हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमें लगा कि इसका इतना महत्व है नहीं बनस्पत इसके कि एक का ज्ञान, मतलब एक का कानून जो है वो किस तरीके से काम करता है वो। तो यहाँ पर शायद अगर आप लोग देखें तो हो सकता है रानी का कमरा यहाँ कहीं ऊपर हो, मतलब नीचे से 3rd लेवल पे हो या 4th पे हो, इस तरीके से कहीं हो। तो आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं कि रानी का कमरा कहाँ पर है इसके अंदर। तो डॉन ने यही पूछा कि क्या ये रानी के कमरा जो है वो इनिशिएशन के लिए है? तो रा ने इसका जवाब दिया है कि देखो रानी का कमरा जिसे तुम बोल रहे हो ना, पहली बात तो हम लोग इस शब्दावली से तुम्हारे साथ नहीं है कि ये रानी का मतलब स्पेसिफिकली किसी एक इंसान के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। कह रहे ये जो कार्य किया जाता था ना, मिलकर किया जाता था, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे यहाँ पे, ये प्रॉपर अपने आप में एक रिचुअल की तरह होता था। और इसके लिए बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते थे ना, उनके अंदर की ऊर्जाएं भी इसके अंदर लगती थी, वो भी मेडिटेशन में बैठते थे, तब जाके इसका इस्तेमाल होता था। अदरवाइज ये सिंगल अगर कोई व्यक्ति करता तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो ये हमने कोई स्पेशली तुम्हारी रानी या राजा इन लोगों के लिए नहीं बनाया था, हमने तो हीलिंग सेंटर बनाया था यहाँ पे। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, तब क्या हीलिंग का कार्य राजा के कमरे में किया जाएगा? तो रा कहते हैं यह सही है,
हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी शब्दावली हमारी अपनी नहीं है। तो यहाँ पर भी डॉन ने पूछ लिया, तो क्या इसका मतलब ये क्या किंग्स चैम्बर में किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्वींस चैम्बर और किंग्स चैम्बर, जिसको लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब हो सकता है किंग का चैम्बर जो है वो ऊपर हो या नीचे हो, या आप ही लोग देख लेना, हम तो गहराई में इसके घुसे नहीं। लेकिन रा ने यहाँ पर जो कहा है ना, रा ने कहा है कि देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ, हीलिंग का जो काम है जिसको तुम किंग चैम्बर बोलते हो, क्योंकि बाद में टेक ओवर कर लिया था ना, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था कि भाई ये सारी चीज़ें बस हमारे लिए होनी चाहिए। खुद की सेवा वाले जो रास्ते पर होते हैं ना लोग, उन्हें अपने लिए ही सारी सेवा चाहिए होती है, कि मतलब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है हमेशा। और आपने देखे भी होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं जाते हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, अदरवाइज़ वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं एक कोने के अंदर, या फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इससे उनको पता चल आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जो झुकाव है वो खुद की सेवा वाला है। तो यहाँ पे खैर रानी ये कहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो तुमने शब्दावली यूज़ की है ना कि राजा का कमरा, कह रहे इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई राजा का कमरा वगैरह स्पेशली ये बना के नहीं दिया था कि ये राजा के लिए है। खैर तो अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। हाँ मैं समझता हूँ, यह महान पिरामिड के दो कक्षों का सामान्य नाम है। मुझे नहीं पता कि सवालों का यह क्रम मुझे ऊर्जाओं की बेहतर समझ तक ले जाएगा या नहीं, लेकिन जब तक मैं इन विचारों का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं कुछ सवाल पूछने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पिरामिड के निचले स्तर में ज़मीन के नीचे एक कमरा है जो मोटे तौर पर राजा के कक्ष की सीध में प्रतीत होता है। वह कमरा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर भी डॉन ने बोल ही दिया कि देखिए मेरे पास सवाल ही पूछ सकता हूँ मैं, इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। तो ये ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो मतलब ये जो बेस है ना, इसका पिरामिड का बेस है, इसके नीचे भी कई सारे मतलब चैम्बर्स बने हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो किंग का चैम्बर है, हो सकता है किंग का चैम्बर यहीं कहीं ऊपर की तरफ बना हो। कह रहे हैं इसकी सीधाई में एक चैम्बर है नीचे की तरफ, मतलब एक कमरा नीचे की तरफ भी बना हुआ है जो इसके पिरामिड के नीचे है। तो वो कह रहे हैं कि वो कमरा उसका क्या काम था, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, हम कह सकते हैं कि इस सवाल के क्रम से कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। जिस कमरे के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं वह एक प्रतिध्वनित या गूंजने वाला रेजोनेटिंग कमरा है। ऐसी संरचना के निचले भाग को हीलिंग का माध्यम लगाने के लिए खुला होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने जो जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा है कि हाँ इससे थोड़ी बहुत अंदाज़ा तो तुम्हें लग ही जाएगा, थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल ही जाएगी। वो कह रहे हैं ये जिस कमरे के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, ये रेजोनेटिंग कमरा है। रेजोनेटिंग कमरे का मतलब ये है कि जब ऊर्जाएं ऊपर से टॉप से नीचे चलेंगी तो ये कमरे के अंदर से होते हुए, राजा के कमरे से होते हुए जब ये नीचे आएंगी ना इस कमरे के अंदर, तो वो जो कमरा है ना उसकी जो दीवारें हैं वो कांपने लग जाएंगी। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कभी कभी हम गर्दन इधर उधर हिलाते हैं ना बड़ी तेज़ी से, तो जैसे सामने वाली दीवार है वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कांप रही हो, यानी इनविजिबल सी हो रही हो, विजिबल भी है लेकिन इनविजिबल भी है, ऐसी हो रही है वो। तो इसी तरीके से वो कमरा जो है ना नीचे पूरा कांपने लग जाता था। तो जैसे कभी कभी होता है ना, पंखा चलाते हम, तेज तेज पंखा चल रहा है लेकिन उसकी जो पंखड़ियाँ हैं ना वो नज़र नहीं आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। तो वो जो दीवारें थी ना वो इतनी तेज़ कांपती थी कि वो हल्की हल्की हो जाती थी, मतलब कम नज़र आती थी। तो कमरा ही पूरा का पूरा अपने आप में उस कंपन को, मतलब वो प्रिपेयर करता था अपने आप को वो कमरा, या कह लो इन ऊर्जाओं की वजह से उसके जो कण थे ना उनके अंदर कंपनता तेज हो जाती थी, तो कम उसके कण फैलने लग जाते थे। अब वो फैलेंगे तो अदृश्यता में जाएंगे ही जाएंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अदृश्यता कब हो जाती है, जब अंदर के एटम के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाए और बीच का स्पेस बढ़ने लग जाए। अगर वो बढ़ेगा तो ये जितने भी कण हैं ना इनके अंदर अदृश्यता आ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी इस तरीके से। तो वो अदृश्य सा हो जाता था और कांपने लग जाता था वो कमरा। उसी के बारे में यहाँ पर रा ने बात की है, कह रहे कि वहाँ पर माध्यम लगाए जाते थे, यानी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता था हीलिंग के लिए। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, लाइफ फोर्स इन द ग्रेट पिरामिड नाम की किताब में उन्होंने आँख के आकार को पिरामिड में प्रतिध्वनित या गूंज के साथ जोड़ा है, क्या यह सही विश्लेषण है? तो यहाँ पर डॉन दोस्तों जिस किताब की बात कर रहे हैं हमने पढ़ी तो नहीं है, लाइफ फोर्स इन द ग्रेट पिरामिड, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आँख का जिक्र हो रहा है ना, वो जो आँख का सिंबल है ना वो ये वाला है। ये वैसी वाली आँख नहीं है जैसे हमारी आँख होती है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये जो आँख का एक्चुअली सिंबल है ना वो ये है। और ये जो आँख का सिंबल होता है ना, यदि आप क्या कहते हैं साइंस के स्टूडेंट रहे हो
और स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो टीचर हमें बताते थे एक ट्यूनिंग फोर्क होता था। ट्यूनिंग फोर्क ये होता था, उसको अगर हाथ पे भी मारो या कहीं मारो ना, मतलब किसी चीज़ पे मारो, तो उसके अंदर से एक बड़ा ही करके एक साउंड निकलता था उसके अंदर। तो अलग अलग हर्ट्ज़ होते थे उसके, 440 हर्ट्ज़ का अलग होता था, हर तरीके का अलग होता था। तो यहाँ पर ये जो शायद आँख, यह हमारा अंदाज़ा है, अनुमान है, हम भी कोई करेक्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि ये जो आँख है ना, इसका इस्तेमाल उस ट्यूनिंग को करने के लिए शायद होता होगा। और ये जो इसका मटेरियल होता हो वो इस तरीके का होता होगा कि जब इसको हाथ पे या किसी चीज़ के ऊपर मारा जाए तो इसके अंदर से साउंड ऐसा निकलेगा जो उस ऊर्जा को पुल करेगा अपने अंदर, मतलब उस कमरे के अंदर या किसी तरीके से जहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता हो। तो राय इसका जवाब देते हैं, हमने आपके दिमाग को स्कैन किया है और क्रेयॉन के साथ काम करना, वर्किंग विद क्रेयॉन्स, ये वाक्यांश फ्रेज को पाया है। यह लागू होगा। इन आकृतियों का केवल एक ही महत्व है, जैसे कि क्रक्स एंसांता, जो कि गणितीय संबंधों के संकेत कोड के रूप में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने जो बात की है ना, क्रेयॉन्स के साथ काम करना, या ये जो वाक्य है हमने अभी आपके, और सोचिए यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं तो बात कर रहे हैं वो कार्ला के द्वारा, लेकिन डॉन के दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो शब्द भी उनको पता है कि डॉन के दिमाग में क्या शब्द चल रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में ये जो शब्द है ना, वर्किंग विद क्रेयॉन्स, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो इसका जो प्रिंसिपल है, अब हमें पता नहीं इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये कैसे काम करता है, वो तो इस किताब में ही पता लगा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये वाला प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर लागू होगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आकृतियाँ हैं ना, जैसे ये क्रक्स एंसाता भी इसी आँख के बारे में ही बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये जो आँख की जो आकृति है और भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनका जो हमने इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि एक्चुअली में तुम्हारे यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है ना वो अलग तरीके से चलती है, हमारे यहाँ पे जो चलती हैं इमेजेस। और आपको वो पता है दोस्तों, शायद पता नहीं होगा कि स्टीवन ग्रियर की भी और भी कुछ क्या कहते हैं लोग हैं जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। तो वहाँ से जो क्रैश रिट्रीवल्स हुए हैं, मतलब जो यूएफओ क्रैश हुए हैं, उनके ऊपर से जो आकृतियाँ मिली है ना, मतलब या उनके ऊपर जो सिंबल्स मिले हुए हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरीके के मिले हुए हैं। पिरामिड बने हुए हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं अलग अलग तरीके की। और वो जितनी भी लैंग्वेज है ना, अगर आप उसको देखेंगे, एक लैंग्वेज होती है सोलेक्स मॉल, ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है वो, और उसकी वो सारी आकृतियाँ हैं। हम लोगों को आदत है मैथमेटिक्स जिस तरीके से हमें सिखाई गई है गणित का इस्तेमाल करना, लेकिन जितनी हाई डेंसिटीज़ में आप जाते जाओगे ना, वहाँ पर इस तरीके की गणित का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर मेंटल लेवल पे ज़्यादा काम होता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो इमेजेस होती हैं ना, उनका इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी जो तुम आँख की इमेज देख रहे हो ना, इसका तुम्हारे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कोड के रूप में होता है। मतलब हम जो मैथमेटिक्स है उसे कोड के रूप में वो करते हैं प्रस्तुत। इसलिए इनके क्राफ्ट्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर भी ये कोड्स आपको बने हुए मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल करके, उसी मैथमेटिक्स को, उसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ये हवा में से ही अपने क्राफ्ट बना लेते हैं। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या पिरामिड के शिखर पर 76 डिग्री 18 इंच का कोण एक महत्वपूर्ण कोण है? तो रा कहते हैं, अगर हीलिंग के इरादे से यदि किया जा रहा है तो यह कोण उपयुक्त है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पिरामिड है, इसके ऊपर का ये जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है, आप ये टॉप पे देख रहे हैं टोपी सी लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि इसका जो एंगल है, ये 76 डिग्री 18 इंच का ये जो एंगल बना हुआ है, क्या ये महत्वपूर्ण है? तो रा कहते हैं हाँ, अगर हीलिंग के इरादे से कर रहे हो तो फिर तो महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों खुद सोचिए आप, इतनी प्रिसाइज मैथमेटिक्स कि मतलब 76 डिग्री, ना तो 90 डिग्री, ना 60 डिग्री, ना 45 डिग्री, ना 30 डिग्री, 76 डिग्री 18 इंच, मतलब इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन है इसकी। ऐसा नहीं है कि बस यूँ सोचा और कर दिया, एक एक चीज़ की कैलकुलेशन जब रा ने ये बनाए होंगे यहाँ पर, तो इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की होगी, उनके दिमाग के अंदर इतनी बढ़िया कैलकुलेशन हुई होगी कि उन्होंने एक एक इंच का भी हिसाब रखा हुआ है। इंच छोड़ो, माइक्रो मिनी इंच का भी हिसाब रखा होगा, अपने दिमाग में वो बनाया होगा, फिर प्रोजेक्ट की होगी वो इमेज, और फिर सारी मिट्टी उठ के एकदम से उठी होगी और वैसी इमेज का रूप ले लिया होगा। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं, राजा के कमरे के ऊपर कई अलग अलग छोटे कमरे क्यों हैं? तो रा कहते हैं, ये इस कार्य का अंतिम पूरा सवाल होगा। हमें इस सवाल को सामान्य तौर पर ही चर्चा करना होगा ताकि आपके असामान्य सवाल को समझा जा सके। इलाज करने वाली इकाई का स्थान ऐसी जगह पर होता है कि जीवन ऊर्जा
उस जगह रोशनी के द्वारा थोड़ी रुककर या कटकर आए। तो यहाँ पर जो पहले आप पॉइंट उन्होंने बोला ना दोस्तों, रा ने, उन्होंने ये कहा देखो ये जो हीलिंग जहाँ पर होती थी ना, जिस व्यक्ति की जहाँ पर होती थी, वहाँ पर ये जो रोशनी है ना वो इस तरीके से आनी चाहिए, या कह लो कि उसकी ज़िंदगी इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो सांसें हैं ना उसकी जो चल रही है जीवन ऊर्जा यानी सांसें, वो कह रहे हैं कि ये जो है ना कट कट कर आए, ऐसा ना हो कि सांस उसकी कंटिन्यूटी में रहे। तो आप लोगों ने भी कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब आप लोग मेडिटेट कर रहे हो या और भी मेडिटेटर्स जो मेडिटेट करते हैं, उनका ऐसा होता है कि जब वो ट्रांस में जा रहे होते हैं ना, वो अपने उस दिशा के अंदर निकल रहे होते हैं, उनकी सांस ना धीरे धीरे रुक जाती है, थम सी रही होती है। ऐसा नहीं है वो तेज़ी से, शुरुआती दौर पे तो तेज़ी से सांस लेते हैं कि हाँ अपने आप को अंदर से क्लीन किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जैसे 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 वो फोकस लगाते जाते हैं ना, ये जो सांस होती है ना ये स्लो होती चली जाती है। तो इसी को वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये है ना, ये जो ऊर्जा है, जीवन की ऊर्जा है ना, ये थोड़ी रुक रुक कर और कट कट कर आए। फिर वो आगे कहते हैं, यह रोशनी क्रिस्टल के साथ हीलर के माध्यम के द्वारा श्रव्य शक्तियों में हेर फेर कर सकता है, जैसा कि आप विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को कह सकते हैं, इस तरह से कि ये इलाज कराने वाली इकाई ऐसा चाहती है तो सुधार हो सकता है। फिर इकाई अपने आप को फिर से सुरक्षित रीप्रोटेक्ट करती है। इसके ऊर्जा क्षेत्र थोड़े कम विकृत होते हैं और अपने रास्ते पर जाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो रोशनी चलती है ना, क्योंकि ये रोशनी कहाँ से चलेगी, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है वो हीलर को लिटाया जाता था, यहीं पर ही कहीं वो बैठेगा, हीलर बैठेगा, हीलर के ऊपर और नीचे वो लगेंगे क्रिस्टल लगेंगे, फिर ऊपर से ऊर्जा आनी शुरू होगी, उन क्रिस्टल्स के द्वारा उनके अंदर से प्रवाहित होती हुई हीलर, जिसकी हीलर के अंदर जाएगी, हीलर से जिसकी हीलिंग हो रही है उसके अंदर जाएगी। इस तरीके से काम चलता था। तो रा ने यहाँ पर ये कहा है कि ये इस तरीके से होता था कि उसके जो एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी जो ऊर्जा केंद्र है ना, जो हमारे सातों चक्र हैं, कह रहे इनके अंदर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है ना, उस ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोलती जाए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे उसकी इस तरीके से हो रही है ना कि मान लो गांठ लग रही है, तो उन गांठों को खोल दे ताकि वो जो ऊर्जा है ना प्रॉपर तरीके से फ्लो करना शुरू करे उस व्यक्ति के अंदर, और फिर से उस व्यक्ति को दोबारा रिप्रोटेक्ट किया जाता है इसी ऊर्जा से, ठीक है। उसके बाहर भी एक ऑरा क्रिएट किया जाएगा, और इस ऊर्जा के बाद जब ये सारा कार्य हो जाता है ना, तो फिर ये जो चैनल्स हैं, मतलब ये जो अपने हमारे शरीर के ये जो ऊर्जा क्षेत्र जो है, मतलब ये जो चक्र हैं, इनके जो चैनल्स हैं ना, वो प्रॉपर इस ऊर्जा को अपने रास्ते में जाने में सक्षम करें कि जिस तरीके से फ्लो होनी चाहिए ना उसी तरीके से फ्लो हो। फिर वो आगे इसमें और कहते हैं, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है उसमें इलाज कराने वाली इकाई को एक संतुलन में लाना शामिल होता है। इसमें तापमान, बैरोमीटर का दबाव और विद्युत आवेशित वातावरण शामिल हैं। पहली दो आवश्यकताओं को चिमनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि पहले जो जिसकी एक्चुअली में हीलिंग हो रही है उसको एक संतुलन में लाना होता है। संतुलन यानी एक ऐसा तो नहीं है ना कि ऑपरेशन थिएटर भी तो हो, या फिर कोई कहीं पर भी आप हॉस्पिटल में भी जाते हो, अंदर का एक रूम होता है, वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और जिस तरीके का माहौल होता है वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ना पहले वहाँ पे, तभी तो पेशेंट को लाया जाएगा वहाँ पे। तो इसी तरीके से वहाँ पर ये होता है कि देखो, एक तो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना होता था, दूसरा एयर प्रेशर कितना होना चाहिए उस रूम के अंदर, क्योंकि बैरोमीटर तो एयर प्रेशर ही चेक करता है ना, तो कह रहे एयर प्रेशर कितना होना है वो उसको देखा जाता था, और अंदर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसी है ना उसको चेक किया जाता था कि ये कितना है। अब ये बहुत ही हाईली एडवांस लेवल की साइंस है ये, मतलब रा वगैरह इन्हीं लोगों के लेवल की है। हालांकि यहाँ धरती पर भी है ये, मतलब हमने जितना भी रिसर्च किया है और बाकी जो रिसर्चर्स ने जो बताया है उनका कहना ये है कि हाँ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ अभी इस धरती पर हैं, ठीक है। अगर आप गाया टीवी पे कुछ देखेंगे सीरीज़ तो आपको पता चल जाएंगे। तो वो कह रहे कि पहली दो आवश्यकताओं को चिमनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको चिमनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और इसके अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं, जो हवा आ रही है और बाकी सारी चीज़ें आ रही है, जो क्योंकि ऊपर से हवा जिस तरीके से चलेगी अंदर का टेम्परेचर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, तो कंट्रोल्ड वे में अंदर सारी चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनकंट्रोलेबल है अंदर। खैर अगला सवाल फिर डॉन करते हैं, क्या यह इलाज ऊर्जा केंद्रों को इस तरह से प्रभावित करके काम करता है कि वे खुल जाते हैं ताकि बनने वाले 7 शरीरों में सुधार किया जा सके और इसलिए ठीक होने वाली इकाई को उचित संतुलन में लाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या
ये जो इलाज की प्रक्रिया जो आप बता रहे हो, इससे हमारे ऊर्जा केंद्र इस तरीके से प्रभावित होते हैं कि वो खुल जाएं, मतलब उनके अंदर जो गांठें लगी हैं वो खुल जाएं। और जब वो खुल जाएं तो जो हमारे बाहर के ऑरा के अंदर जो 7 शरीर हैं उनके अंदर सुधार किया जा सके, ताकि जो व्यक्ति है वो प्रॉपर संतुलित हो जाए, उचित संतुलन में आ जाए। तो राइस का जवाब देते हैं, यह इकाई यानी कार्ला थक गई है। हमें संक्षेप में उत्तर देना चाहिए और केवल यह बताना चाहिए कि ऊर्जा केंद्रों की विकृत व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोकने का इरादा है, और फिर जिसे इलाज कराना होता है उसे अवसर मिलता है कि वो इसकी जिम्मेदारी ले, संतुलित मार्ग ले और आगे बढ़े। वहाँ से मन, शरीर और आत्मा की अव्यवस्था की विकृतियों में काफ़ी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर रा ने जो जवाब दिया है, रा ने कहा है कि देखो पहली बात तो कार्ला थक गई है, इसलिए हम इसका बहुत छोटे में जवाब देंगे तुम्हें। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये आपके केंद्रों को, मतलब ऊर्जा केंद्र जो है ना, आपके चक्रास हैं, उनके अंदर की जो गांठें लगी हुई हैं ना, या कह लो उसके अंदर जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कह रहे हैं उनको अस्थायी रूप से, यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि परमानेंटली उसको हटाएंगे, कह रहे कि अस्थायी रूप से उसे रोकते हैं कि ये गांठें लगे ना, उन्हें खोलते हैं। बस हल्का सा खोल दिया, जैसे होता है ना कि एक गांठ को बस खोल दिया, पूरी तरीके से रस्सी नहीं खोली है वो, कह रहे बस उसे अस्थायी रूप से खोल दिया जाता है। और उसके बाद जिसको ये इलाज कराना होता है ना, उसको इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होती है कि जब तेरा इलाज हो जाए, जब तुम्हारा इलाज हो जाए तो उसके बाद तुम एक संतुलित मार्ग लो। ऐसा ना हो कि तुम फिर दोबारा जाके वही जैसी तुम्हारी पुराने ढर्रे पे ज़िंदगी चल रही थी, तुम फिर दोबारा वैसे ही हो जाओ। नहीं, यहाँ से अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है, एक संतुलित रास्ता लेना है अपना, और वहाँ से अपने ऊपर मेडिटेट कर करके अपने मन, शरीर और आत्मा की जो अव्यवस्था है ना, जो तुम्हारे अंदर विकृतियाँ जो हो रखी हैं, जो अव्यवस्था हो रखी है इन ऊर्जा चक्रों के अंदर, उनको ठीक किया जा सके, और उसकी वजह से काफ़ी कमी भी आ जाती है। फिर वो आगे इसमें और कहते हैं, हीलर द्वारा निर्देशित चार्ज किया गया वातावरण और क्रिस्टल दोनों के माध्यम के प्रभाव को इस प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस इकाई को उसके सचेत जागरूकता की व्यवस्था में वापस लाना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हीलर की उपस्थिति और निर्देशित इच्छा के बिना फिर से व्यवस्थित करने की संभावना की पेशकश ना हो जाए। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो हीलर है ना, जो हीलिंग कर रहा है, एक तो ये हो गया जिसकी हीलिंग हो रही है, दूसरा ये है कि हीलर जो हीलिंग कर रहा है, वो कह रहे हैं कि उसकी जो है ना, उसका चार्ज करना, क्रिस्टलों को चार्ज करना, उसका संतुलित होना, कह रहे इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभिन्न अंग है इसका। ये मत सोचना कि वो ऐसी कोई व्यक्ति है। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब इस व्यक्ति का, जिसकी हीलिंग हो रही है, जब हीलिंग हो जाए, कह रहे वो तब उसे होश में लाए जब हीलर को अंदर से खुद पता चल जाए कि हाँ, अब इसके काफ़ी हद तक ये जो चक्र है ना वो बैलेंस हो चुके हैं। और ये सारा कुछ हीलर के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से ना, इसकी जो पूरी की पूरी चीज़ है ना, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को पता होता है कि हाँ मैंने ऑपरेशन कर दिया है, अब हाँ ऑपरेशन पूरा हो गया, इस तरीके से हीलर के ऊपर है। हीलर को प्रॉपर वो तब तक उसको, उस इंसान को होश में नहीं लाएगा जब तक उसको पूरा तरीके से लगेगा नहीं कि हाँ इसकी प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो चुकी है और इसके चक्रों के अंदर जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक खुल चुकी है, यानी वो गांठें हल्की सी खोल दी गई हैं, तब ही ऐसा हो सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, कार्ला को छोड़ने से पहले क्या कोई छोटा सवाल है? तो डॉन कहते हैं, केवल वही जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, सब ठीक है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, अब हम आपको इस कार्य को छोड़ रहे हैं। हम रा हैं, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। तो दोस्तों, यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि रा ने अभी कहा, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।